चेयरमैन जोंग हुन के तंबू तक रेंगते हुए पहुंची और सीधे उसका उंगली पकड़कर श्राप डालने लगी। अप्रत्याशित रूप से जादू पूरी तरह निष्क्रिय हो गया। बार बार प्रयास करने के बावजूद वो उसका उपयोग नहीं कर सकी। चेयरमैन जोंग हियन ने अपनी आंखें खोलीं और उसे एक डरावनी मुस्कान दी। जोंग हियन को पहले से पता था कि सो जिन आएगी, इसलिए वो उसका इंतजार कर रहा था। जब श्राप काम नहीं आया तो सो जिन ने आगे बढ़कर अपने छोटे हाथों से चेयरमैन जोंग हियन का गला दबाने की कोशिश की। एक बच्चे की ताकत एक वयस्क के मुकाबले नहीं थी। उसे आसानी से गर्दन से पकड़कर तंबू से बाहर खींच लिया गया। इस समय चेयरमैन जोंग हुन ने सो जिन को बताया कि पवित्र दानव बुद्ध प्रतिमा ने उसकी शक्तियों को सील कर दिया है। जोंग हुन ने ठंडे स्वर में अपने अंगरक्षकों को सो जिन से निपटने का आदेश दिया, लेकिन सो जिन ने अपनी किस्मत स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अपनी आंखें बंद करने से पहले सो जिन जानना चाहती थी कि वर्षों पहले चेयरमैन जोंग हुन ने उसकी मां को इतनी बेरहमी से क्यों मारा। जोंग हन का जवाब सुनकर सो जिन पूरी तरह हैरान रह गई। पता चला कि सो जिन की मां ही सबसे पहले जोंग हियन को मारना चाहती थी ताकि उसके भीतर मौजूद बुरी आत्मा को खत्म कर सके। संघर्ष के दौरान जोंग हियन ने गलती से सो जिन के हाथ पर लाल नसें देखीं। वे निशान बिल्कुल उसके अपने हाथ जैसे थे। अचानक उसे एक चौंकाने वाला सच समझ में आया। 10 साल पहले बुरी आत्मा ने केवल जोंग हियन को ही नहीं बल्कि अलग होकर सो जिन को भी प्रभावित किया था। जब सो जिन की मां श्राप से जोंग हियन की जान लेने वाली थी, तब उसने अपनी बेटी को दर्द से तड़पते देखा और उसका मन पिघल गया। इसलिए उसने रुकने का निर्णय लिया। इस तरह चेयरमैन जोंग हियन को जीवित रहने का अवसर मिल गया। जोंग हान ने सो जिन के जीवन के बदले उसका कर्ज चुकाने का निर्णय लिया। उसने अपने अंगरक्षकों को सो जिन को सुरक्षित रूप से पर्वत से नीचे ले जाने का आदेश दिया। इस बार चेयरमैन जोंग हियन ने अपना कर्ज चुका हुआ मानकर सो जिन को बख्श दिया। उसने सो जिन को चेतावनी दी कि यदि वो उसे परेशान करती रही तो वो कोई दया नहीं दिखाएगा। सो जिन दुखी और असहाय होकर पर्वत से नीचे उतर गई। अचानक वो लड़की चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई। पता चला कि महान जादूगर ओदमो दूर से गुप्त रूप से सो जिन पर श्राप डाल रहा था। अचानक उसका एक सेवक दौड़कर आया और बताया कि चेयरमैन जोंग हुन ने सो जिन पर डाले गए श्राप को हटाने का आदेश दिया है। सफेद दाढ़ी वाला जादूगर ओदमो इच्छा न होने के बावजूद अपने मालिक के आदेश का पालन करने पर मजबूर हो गया। इस प्रकार सो जिन धीरे धीरे अपनी शक्ति वापस पाने लगी। वो धीरे धीरे पर्वत से नीचे उतरी। उसका हृदय अपनी दुर्भाग्यपूर्ण माता को याद करके पीड़ा से भर गया। उसके हृदय में नफरत की आग कभी बुझी नहीं। उसने शपथ ली कि वो इस रक्तपात का अवश्य बदला लेगी। जैसे ही वो पर्वत के नीचे पहुंची, मुख्य सुनजुन की कार वहां आ पहुंची। रिपोर्टर जिन ही तुरंत सो जिन की स्थिति देखने के लिए दौड़ी। सो जिन केवल बेकाबू होकर रो पाई और रिपोर्टर को कसकर गले लगा लिया, मानो उसे सहारा मिल गया हो। पुलिस ने भी राहत की सांस ली कि सो जिन सुरक्षित है। अप्रत्याशित रूप से मुख्य सुनजुन को थाने से एक आपातकालीन फोन आया। कॉल करने वाले ने बताया कि कोई व्यक्ति शिकायत दर्ज कराने आया है और उसने फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी है। पता चला कि जासूस पिलुंग थाने आया था और उसने स्वीकारोक्ति दी, आरोप लगाते हुए कि फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों ने उसका अपहरण किया और उसके साथ मारपीट की। मुख्य सुनजुन तुरंत वापस थाने गया ताकि सीधे उससे पूछताछ कर सके। जासूस पिल के पुत्र ने पूरी कहानी सुनानी शुरू की और अपहरण गिरोह के मुखिया के रूप में सचिव ली हुआन की पहचान की। एक अनुभवी जासूस की तीक्ष्ण स्मरण शक्ति के कारण पिल्सन सुन को वो पूरा मार्ग याद था जो उसने आंखों पर पट्टी बांधकर उनके ठिकाने तक पहुंचने के लिए तय किया था। उसने अपने नोटबुक में सावधानीपूर्वक एक आरेख बनाया। जासूस पिल्सन ने पुलिस को मामले को सुलझाने के तरीके भी विस्तार से बताए और सुझाव दिया कि वे नोटबुक का उपयोग करके उस मार्ग का पता लगाएं। फिर उन्हें आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज निकालने चाहिए जिसमें निश्चित रूप से अपहरणकर्ताओं को देखा जा सकेगा। बंधक को ले जाते समय पिलोंग का मानना था कि सचिव लियुआन का चेहरा भी उन वीडियो क्लिप्स में दिखाई देगा। हालांकि मुख्य सुनजुन को पिल्सन सुन पर पूरी तरह भरोसा नहीं था, फिर भी उसने अपने अधीनस्थों को नोटबुक जब्त करने का आदेश दिया। इस समय पुलिस के पास जासूस के निर्देशों के अनुसार जांच करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सुनजुन को उम्मीद थी कि वो कोई महत्वपूर्ण सुराग ढूंढ सकेगा। अगले दिन मुख्य सुनजुन ने गंभीर अपराध दल का नेतृत्व करते हुए नोटबुक में दिए गए निर्देशों का पालन किया, लेकिन उन्होंने काफी खोजबीन की, फिर भी उस स्थान को नहीं ढूंढ सके जहां बंधक रखा गया था जिसका जासूस ने उल्लेख किया था। जैसे ही पुलिस वापस लौटने वाली थी, जासूस पिल्स अचानक वहां प्रकट हो गया। उसे स्वयं पुलिस का मार्गदर्शक बनना पड़ा। नोटबुक में दिए गए संकेतों का पालन करते हुए पिलोंग अंततः पुलिस को उसी स्थान तक ले गया जहां उसे रखा गया था। मुख्य सुनजुन
और उनकी टीम जासूस की असाधारण स्मरण शक्ति से आश्चर्यचकित रह गए। सुनजुन ने तुरंत अपने लोगों को आसपास के सुरक्षा कैमरों के फुटेज एकत्र करने के लिए भेजा। इस बीच रिपोर्टर जिन्ही ने सोजिन को एक मानवशास्त्र विशेषज्ञ प्रोफेसर से मिलने के लिए ले गई, क्योंकि जिन्ही को उससे परामर्श करना था। सोजिन को देखते ही प्रोफेसर ने तुरंत उसके हाथ पर मौजूद अजीब लाल नसों को पहचान लिया। उसमें समझाया कि इन्हें पवित्र चिन्ह कहा जाता है। केवल वे लोग जो किसी विशेष आत्मिक अधिष्ठान अनुष्ठान के माध्यम से किसी परलोक की आत्मा से जुड़े होते हैं, इन चिन्हों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रोफेसर इन पवित्र चिन्हों पर और शोध करना चाहता था, लेकिन सोजिन ने ठंडेपन से मुंह फेर लिया। इस समय रिपोर्टर जिन्ही ने अपना मुख्य उद्देश्य बताया। वो प्रोफेसर से पूछना चाहती थी कि क्या किसी व्यक्ति की आत्मा को एक शरीर से एक या अधिक अन्य लोगों के शरीर में स्थानांतरित करने का कोई तरीका है। प्रोफेसर ने विस्तार से समझाना शुरू किया। उसने कहा कि आत्मा और मेजबान शरीर की इच्छाओं के अनुसार यह तय होता है कि वो मेजबान बदलेगी या नहीं। मेजबान बदलने के लिए अत्यंत जटिल अनुष्ठान की आवश्यकता होती है। सामान्यतः यदि कोई बुरी आत्मा स्थानांतरित होने का निर्णय लेती है, तो वह उन वस्तुओं की तलाश करती है जो स्थायी अस्तित्व रखती हैं, जैसे अवशेष, वृक्ष या पत्थर की मूर्तियां। वो नए मेजबान के रूप में मनुष्य को नहीं चुनती, क्योंकि मनुष्यों का जीवन काल 100 वर्षों से कम होता है। यह सुनकर रिपोर्टर जिन्ही और सोजिन के मन में गंभीर प्रश्न उठे। चेयरमैन जोंग हान के भीतर मौजूद बुरी आत्मा का अंतिम उद्देश्य क्या था? वापस लौटते समय सोजिन को अचानक याद आया कि चेयरमैन जोंग हान के हाथों पर भी वही लाल नसें थीं जो उसके अपने हाथों जैसी थीं। रिपोर्टर जिन्ही ने भी देखा कि ये लाल नसें फॉरेस्ट समूह के लोगों से काफी मिलती जुलती थीं। दोनों ने अचानक एक भयानक साजिश को समझ लिया। चेयरमैन जोंग हुन संभवतः अपने भीतर मौजूद बुरी आत्मा को फॉरेस्ट के विशाल सर्वर नेटवर्क में स्थानांतरित करना चाहता था। वो सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का उपयोग करके कर्स्ड फॉरेस्ट एप्लीकेशन में टैग किए गए सभी लोगों पर श्राप डालना चाहता था, जिससे उनके मन को नियंत्रित किया जा सके। यदि वास्तव में ऐसा हुआ तो पूरा दक्षिण कोरिया अभूतपूर्व आपदा का सामना करेगा। रिपोर्टर जिन्ही ने तुरंत अपने पति को यह भयानक समाचार बताया। यह सुनकर मुख्य सुन जुन को इस पर विश्वास करना बहुत कठिन लगा। उसने अपनी पत्नी से सब कुछ और स्पष्ट रूप से समझाने को कहा। अप्रत्याशित रूप से पुलिस को सूचना मिली कि जुबोंग अस्पताल में अभी अभी होश में आया है। सुन जुन और उसकी पत्नी ने जुबोंग से मिलने जाने का निर्णय लिया। जिन्ही ने वहां अपने पति को सब कुछ समझाने की योजना बनाई। जैसे ही उसने फोन रखा, सोजिन ने रिपोर्टर जिन्ही को एक चौंकाने वाली खोज के बारे में बताया। जिन्ही और मुख्य सुन जुन दोनों को कर्स्ड फॉरेस्ट एप्लीकेशन में टैग किया गया था। यदि अनुष्ठान सफल हो गया तो वे दोनों श्राप के कारण मर जाएंगे। रिपोर्टर जिन्ही सीधे अस्पताल की ओर कार चलाकर अपने पति को आने वाले खतरे के बारे में समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन सुन जुन अभी भी स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। जिन्ही ने जुबोंग से पूछताछ करने का निर्णय लिया ताकि वो मुख्य सुनजुन को साबित कर सके कि उसकी बात सही है। हालांकि जुबोंग अचानक उग्र हो गया। जब रिपोर्टर जिन्ही ने फॉरेस्ट के वास्तविक उद्देश्य के बारे में पूछा, तो जुबोंग ने वो सब कुछ बता दिया जिसकी जिन्ही को पहले से आशंका थी। जुबोंग ने चिल्लाकर बताया कि चेयरमैन जोंग हान का लक्ष्य सभी को नियंत्रित करके अपना स्वयं का संसार बनाना है, एक ऐसा संसार जहां कानून और पुलिस का अस्तित्व नहीं होगा। रिपोर्टर जिन्ही गुस्से में जुबोंग पर झपटी, लेकिन उसके पति ने उसे पीछे खींच लिया। जुबोंग के स्वीकारोक्ति के बावजूद मुख्य सुनजुन ने अब भी अलौकिक शक्तियों पर विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि उसकी पत्नी जरूरत से ज्यादा अंधविश्वासी है। सुनजुन ने सुरक्षा कैमरे से निकाली गई एक तस्वीर निकाली जिसमें सचिव ली ह्वान जासूस पिल्ग का अपहरण करते हुए दिखाई दे रहा था। उसने कहा कि यह सबूत पुलिस को सचिव को गिरफ्तार करने और कानून के अनुसार उसे सजा दिलाने में मदद कर सकता है। यह देखकर कि उसका पति जिद पूर्वक उसकी बात मानने से इनकार कर रहा है, रिपोर्टर जिन्ही चुपचाप सोजिन को अपने साथ ले गई। दोनों ने मिलकर चेयरमैन जोंग हुन को रोकने का तरीका खुद ही खोजने का निर्णय लिया। इस बीच पुलिस फॉरेस्ट मुख्यालय पहुंच गई थी ताकि सचिव लीवान को गिरफ्तार किया जा सके। हथकड़ी लगे होने के बावजूद लीवान बेहद आत्मविश्वास में था कि वो जल्द ही सजा से बच निकलेगा। लीवान का मानना था कि यदि वो केवल अगले दिन तक प्रतीक्षा करे तो फॉरेस्ट पूरे दक्षिण कोरिया को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएगा। टीम लीडर सुनजुन को इन अंधकारमय शक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वो अब भी खुद को अपराध पर विजय प्राप्त करने वाला समझ रहा था। 10 साल पहले की बात है। जादूगरनी जिन क्योंग एक बड़े अस्पताल के प्रमुख को जानती थी। एक दिन विभाग प्रमुख के खाते के माध्यम से अस्पताल में एक अजीब मरीज आया। जिनयोंग ने महसूस किया कि वो मरीज एक दानव से ग्रसित है। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक युवा जोंगह्यन था। जिनयोंग ने देखा कि जोंगह्यन के भीतर मौजूद बुरी आत्मा अत्यंत शक्तिशाली थी।
इसलिए वो अपनी शक्ति का परीक्षण उसके विरुद्ध करना चाहती थी। विभाग प्रमुख ने जोंग ह्यन को अपने अस्पताल के कमरे में एक गुप्त निष्कासन अनुष्ठान करने की अनुमति दे दी। यह अनुष्ठान पूरी तरह असफल रहा। जादूगरनी जिन क्यों केवल अस्थायी रूप से बुरी आत्मा को दबा सकी, लेकिन उसे जोंग ह्यन के शरीर से निकाल नहीं सकी। ये समझते हुए कि यह शक्ति अत्यंत विशाल और संभावनाओं से भरी है, जिन क्योंग ने उसे वश में करने और उसकी पूजा करने का निर्णय लिया। उसने चेयरमैन जोंग ह्यन की सेवा करने का निश्चय किया ताकि वो एक महान योजना के तहत एक नया समाज बना सके। उस समय जोंग ह्यन अभी भी अपने भीतर बहती शक्ति से अनजान था, इसलिए वो जिन क्योंग की हर बात का पालन करता था। जोंग ह्यन ने पूर्वानुमान लगाया कि भविष्य में कोई उसके मार्ग में बाधा डालेगा, इसलिए उसने उसे सो जिन की मां से निपटने के लिए ले जाने का निर्णय लिया। अप्रत्याशित रूप से जिन क्योंग का अनुमान गलत निकला। जोंग ह्यन की योजना को विफल करने वाला व्यक्ति उसकी मां नहीं, बल्कि सो जिन थी। वर्तमान में लौटकर सो जिन ने रिपोर्टर जिन्ही को चेयरमैन जोंग ह्यन की मां के घर ले